Welcome friends. So today we are going to start with oxygen. जो ऑक्सीजन होती है हमारी that is O2 डायटोमिक गैस है, राइट? कैसी गैस होती है? It is colorless, odorless, tasteless, right? जो ऑक्सीजन गैस होती है। अब ऑक्सीजन गैस जो होती है इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं? हाउ द प्रिपरेशन ऑफ O2 occurs? अब प्रिपरेशन देखी जाए तो सबसे पहले क्या है, जो मेटल नाइट्रेट्स हैं, मेटल नाइट्रेट हम उनको हीट करेंगे। तो जैसे कौन से, पोटेशियम और सोडियम के मेटल नाइट्राइट देगा और ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि नेम द नाइट्रेट व्हिच गिव ओनली ऑक्सीजन एज द गैसियस प्रोडक्ट। इट इज पोटेशियम एंड सोडियम। देखिए क्या आएगा, KNO3 is heated to give KNO2 plus O2। ठीक है जी, मेटल नाइट्रेट को हीट कर दिया, उससे आ जाएगा। फिर और क्या आ सकता है, हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO। अगर मैं इसे हीट करूंगा तो पोटेशियम मैंगनेट देगा K2MnO4, मैंगनीज डाइऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन गैस देगा। इससे भी आ सकता है, ठीक है कि नहीं बच्चे? फिर हमने कैटालिसिस में पढ़ा था, पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम हीट करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, राइट और नॉट? फिर हमारे पास जो हैवी मेटल ऑक्साइड्स हैं जैसे कि Pb3O4, अगर हम इसे हीट करेंगे तो PbO प्लस O2 देगा, हैवी मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं। या फिर मैंने आपको उसकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में मैंने आपको बताया था जब हम मेटलर्जी पढ़ रहे थे कि हमें जो है हमारी एक्टिविटी सीरीज में नीचे होती है कि मेटल ऑक्साइड से अगर हमें मेटल निकालना है, सिंपल हमें हीट कर दो, राइट? जैसे मर्करिक ऑक्साइड है, अगर इसे हीट किया जाएगा तो वो क्या दे देगा, मर्करी प्लस ऑक्सीजन। क्या दे देगा, मर्करी प्लस ऑक्सीजन। ऐसे ही हम Mn जो हमारे पास MnO2 है उससे भी हम Mn3O4 है उससे भी इसे निकाल सकते हैं। फिर हमारी जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड के अंदर अगर हम क्या डाल दें, पानी डाल दें, जैसे कि Na2O2, इसके अंदर अगर हम पानी डाल दें तो क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगी प्लस ऑक्सीजन गैसियस प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट? फिर हमारे पास जो पेरोक्साइड्स हैं अगर हम उसे हीट भी कर दें तो उससे भी हमारे पास आ सकता है। जैसे कि हमारे पास बेरियम पेरोक्साइड अगर होती है, राइट, अगर हम इसे हीट कर दें तो बेरियम की ऑक्साइड दे देगा प्लस ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है? फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से बना सकते हैं। वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, हाइड्रोजन कैथोड पर आएगी और ऑक्सीजन एनोड पर आ जाएगी, राइट और नॉट? फिर हम क्या कर सकते हैं, पेरोक्साइड के अंदर ओजोन डाल दें, जैसे कि Na2O2 है, मैंने इसके अंदर ओजोन डाल दिया। अब ओजोन डाल दिया तो ये सोडियम की ऑक्साइड बना देगा प्लस ऑक्सीजन बना देगा। या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, इसकी डीकंपोजिशन कर देते हैं तो भी वाटर ऑक्सीजन आ जाएगा। न्यूमरस तरीके हैं, किसी तरीके से भी हम क्या ऑक्सीजन को बना सकते हैं, ठीक है बच्चे? सो ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास न्यूमरस तरीके हैं, किसी तरीके से भी हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैंने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बता दी, क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, राइट? स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है और सॉल्युबिलिटी होती है इसी की वजह से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है बच्चे? अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे,
अब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है, तो अगर मेटल होगा तो मेटल ऑक्साइड्स बना लेंगे, नॉन मेटल होगा नॉन मेटल ऑक्साइड्स बना लेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसा है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, राइट, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला क्या है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड आ जाएगा, राइट। अगर हम प्योर ऑक्सीजन करते हैं तो उस टाइम क्या बन जाता है, सोडियम के केस में अगर हम ओनली प्योर ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे पास सोडियम परऑक्साइड आ जाता है सोडियम परऑक्साइड। ऐसे अगर हम नॉन मेटल के साथ करेंगे, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड। अब देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन को हम सफिशिएंट सप्लाई में करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर देते हैं तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, राइट। ऐसे सल्फर के साथ अगर हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को कर देंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से हमारे पास ये जो है नॉन मेटल के साथ भी बना होता है। अब कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसमें क्या था, SO2 के अंदर हम O2 डालते थे और वो SO3 बना लेता था, वेनेडियम पेंटॉक्साइड डालते थे उसके अंदर, राइट। तो इस हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। फिर किसी भी चीज का अगर कंबशन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, O2 चाहिए। सो हाइड्रोकार्बन है, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन कंबशन करेंगे तो हमारे पास हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, राइट। जैसे कि हमारे पास हम लेते हैं मीथेन, मीथेन की अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास किस टाइप के कंपाउंड्स हैं, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनेंगे। फिर हमने अमोनिया के अंदर पढ़ा था, याद होगा, कि अगर हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन करते हैं विदाउट कैटलिस्ट तो नाइट्रोजन और वाटर बनता था, और अमोनिया की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं प्लेटिनम के साथ 700 डिग्री सेल्सियस से तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर देता है। ये ओस्टवार्ड प्रोसेस का रिएक्शन था, किसमें था, ओस्टवार्ड प्रोसेस का, राइट और नॉट बच्चे। तो हमने ये सब देखे हुए हैं ऑलरेडी रिएक्शंस हमारे, कि ये रिएक्शन जो है किस हिसाब से काम करते हैं, राइट। फिर अगर मान के चलो मैं HCl के अंदर ऑक्सीजन गैस डाल देता हूं तो वो वाटर और क्लोरीन दे देगा, क्या, अगर मैं HCl के अंदर ऑक्सीजन गैस डाल दूं तो वो वाटर और क्लोरीन देगा। ये क्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए भी आ जाता है, ठीक है बच्चे, इसकी क्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए भी आ जाता है, और इस रिएक्शन को डेकन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, इसके डेकन प्रोसेस, ठीक है बच्चे। सो इट डिपेंड ऑन द नेचर कि हमारे पास की मेटल है, नॉन मेटल है, कंपाउंड है, किस हिसाब का, उसके हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। अब ऑक्सीजन के यूज देखा जाए तो यूज कहाँ है भाई, रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है, फोटोसिंथेसिस, अगर जो रेस्पिरेशन है जितने भी या कंबशन है उसमें, फिर हॉस्पिटल के अंदर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अंदर भी हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं उसमें, राइट, ठीक है बच्चे। तो और बाकी जितने भी हम रोस्टिंग वगैरह करते हैं उसमें भी, जैसे रोस्टिंग हम करते थे जिंक सल्फाइड की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रोस्टिंग के लिए भी काम आते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये तो हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन से। अभी ऑक्साइड्स जो आ जाती हैं तो ऑक्साइड्स जो है ये पूछ रहे हैं कि ऑक्साइड्स है कैसी आती है। ऑक्साइड्स को देखा जाए तो हमारे पास सिंपल ऑक्साइड्स भी होती है और मिक्स्ड ऑक्साइड्स भी होती है, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास जो ऑक्साइड है वो कैसी होती है, ऑक्साइड कैन बी सिंपल एंड मिक्स्ड। अब मिक्स्ड ऑक्साइड जो होती हैं वो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि देखें Fe3O4, अब ये किसका कॉम्बिनेशन है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का, राइट, किसका है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का है। Pb3O4
ये किसका है? लेड ऑक्साइड। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज रेड लेड जो होता है, दिस इज रेड लेड, या इसको हम सिंदूर भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या होता है? Mn3O4 मैग्नीज की जो कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड होती है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? मैग्नीज ऑक्साइड हो जाएगी और मैग्नीज डाइऑक्साइड हो जाती है, और इसकी दो आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड्स है। ठीक है बच्चे, अब सिंपल ऑक्साइड्स को अगर देखा जाए तो सिंपल ऑक्साइड्स को हम कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं? हमारे पास एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। ये ठीक है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। अब जैसे कि हम पहले न्यूट्रल की बात करते हैं, तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं जिसमें लिटमस पेपर का भी कोई असर नहीं पड़ता है, या आप न्यूट्रल टू इट। तो इसमें हमारे पास आ जाता है CO, NO, N2O एंड H2O। कार्बन मोनोऑक्साइड, निट्रिक ऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड एंड वाटर, ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। अब हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स आ जाती हैं। बेसिक ऑक्साइड किसकी होती हैं? मेटल की होती हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है? बेसिक। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक कौन सी हो जाएंगी? जैसे कि आपके पास CO2 है, NO2 है, P4O10 है, N2O5 है, राइट, SO2 है एंड मेनी मोर। मींस ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, राइट। अब एसिडिक ऑक्साइड्स भी हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स भी हैं। अब एसिडिक ऑक्साइड का पता कैसे चलता है कि एसिडिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म एसिड, और बेसिक ऑक्साइड का क्या होता है? व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म बेस। अब जैसे कि मेटल ऑक्साइड के अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे कि देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या दे देगा? मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड, राइट। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मेरे पास N2O5 है, N2O5 के अंदर अगर मैं वाटर को डालूंगा तो मेरे पास नाइट्रिक एसिड बनेगा, राइट। या फिर मैं NO2 के अंदर अगर पानी डाल दूं तो मेरे पास निट्रस एसिड भी आएगा और नाइट्रिक एसिड भी आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑक्साइड्स कैसी हैं उसके नेचर के हिसाब से, राइट। अब एम्फोटेरिक कौन सी होती है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक कैसी होती है? व्हिच रिएक्ट विद both acid as well as base, दोनों के साथ रिएक्ट कर जाती है। अब जैसे कि हमारे पास जिंक की ऑक्साइड है, ठीक है जी, लेड की है, एल्युमिनियम की है, राइट। ये हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं ये क्या है? एम्फोटेरिक हैं। ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती हैं और बेस के साथ रिएक्ट कर जाती है। अब ये देख लीजिए, जैसे कि जिंक ऑक्साइड को अगर मैं एसिड के साथ करूं तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अब बेस में क्योंकि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर तो ZnCl2 प्लस H2O देगा, राइट। और मैं जिंक ऑक्साइड को बेस के साथ कर देता हूं NaOH के साथ, तो ये सोडियम जिंकेट देगा Na2ZnO2 प्लस H2O, राइट। अब यहां पर Pb होता तो Zn की जगह से Pb लगा देते, बाकी सारा सेम रहता, राइट। तो PbO प्लस HCl तो PbCl2 प्लस H2। सॉल्ट हमेशा कैसे बनता है बच्चे? एसिड का नेगेटिव मेटल के साथ जुड़ जाता है। अब जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH है, जैसे यहां पर हमने क्या कर दिया? लेड ऑक्साइड ले लिया, लेड ऑक्साइड ले लिया तो ये क्या दे देगा? सोडियम प्लम्बाइट Na2PbO2 प्लस H2O, ठीक है बच्चे। ऐसे एल्युमिनियम का भी है। अब Al2O3 को HCl के साथ अगर करोगे तो एल्युमिनियम की क्लोराइड बनेगी प्लस वाटर बनेगा। अब हम एल्युमिनियम की ऑक्साइड को बेस के साथ करते हैं तो ये सोडियम मेटाएल्युमिनेट बनाता है,
इट विल फॉर्म NaAlO2 प्लस H2O। ठीक है बच्चे। सो ये हमारे पास क्या है, ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स की टाइप्स हैं। ठीक है बच्चे, देख लो इसको। सो बच्चों इसके बाद हम देखेंगे अब हमारी जो ओजोन है, हम छोटी क्लास से पढ़ते हैं। ओजोन क्या है? ओजोन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ व्हिच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। राइट, ये हमने पढ़ा है। तो ओजोन जो है ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अब ओजोन जो है ये एलोट्रॉप है किसका? ऑक्सीजन का, O3। ठीक है, इट इज अ एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। अब स्ट्रक्चर कैसा आता है? ये स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस से अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। या ठीक है बच्चे। अब ओजोन की अगर प्रिपरेशन देखी जाए तो एटमॉस्फेयर में कैसे आता है? जब यूवी रेज ऑक्सीजन पे पड़ती हैं तो वो उसे ओजोन में कन्वर्ट कर देती हैं। राइट, ठीक है बच्चे, ये हो गया। अब लेबोरेटरी में प्रिपरेशन कैसे की जाती है? हमारे पास ओजोनाइजर होता है। ठीक है, उसमें ट्यूब प्लेट्स होती हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक आर्क डाल देते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक आर्क डालेंगे और उसमें क्या करेंगे? ट्यूब में ड्राई ऑक्सीजन पास की जाएगी, वहां से उसमें हम इलेक्ट्रिक आर्क डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ओजोन बना देगा। ओजोनाइजर, साइमन ओजोनाइजर कहते हैं। अब जो ओजोन है ये कैसी है? ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लेते हैं। ओजोन, इट इज पेल ब्लू गैस, डीप ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड। मतलब अलग अलग स्टेट में है तो इसके अलग अलग कलर है। अगर गैसियस स्टेट में है तो पेल ब्लू होगा, लिक्विड में है तो डीप ब्लू होगा, और सॉलिड में है तो वो वायलेट ब्लैक होगा। पूछ लेते हैं कलर। ठीक है बच्चे। अब ये हैवियर देन ऑक्सीजन होता है। राइट, इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन एंड हैज स्लाइट सॉलिबिलिटी। ठीक है। अब ओजोन जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ओजोन जो है जब ओजोन को हीट किया जाएगा तो वो ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ओजोन क्या है? इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है डीकंपोज होने पर, और डीकंपोज कर जाएगा तो नेसेंट ऑक्सीजन दिया, और नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा अलग अलग चीजों को। अब देखा जाए तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ये काम कर रहा है तो किस तरीके से है? लेट्स सी। सो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, याद रखना ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज करेगा। अब पहले अगर हम देखते हैं कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन, जैसे कि मेरे पास लेड सल्फाइड है, तो अगर आपके पास कोई भी सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड, आप उसमें ओजोन डालोगे तो वो आपको क्या देगा? मेटल सल्फेट देगा प्लस ऑक्सीजन गैस देगा। तो लेड सल्फाइड के अंदर अगर ओजोन डाला जाएगा तो वो लेड सल्फेट दे देगा प्लस O2 गैस देगा। ठीक है बच्चे, जैसे जिंक सल्फाइड में भी हो सकता है, तो सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे हेलोजन एसिड जो है आपके पास, हेलोजन एसिड के अंदर अगर ओजोन को डाला जाएगा तो वो हेलोजन को बाहर निकालेगा, वाटर देगा और ऑक्सीजन देगा। अब हेलोजन एसिड जैसे कि देख लेते हैं HCl, उसके अंदर हमने ओजोन डाल दी तो हमारे पास हेलोजन क्या है? Cl है, तो क्लोरीन, वाटर
और ऑक्सीजन आ जाएगा, आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कर देगा, ऑक्सीडाइज नाइट्राइट टू नाइट्रेट, हमेशा क्या देगा, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट आएगा। अब जैसे कि पोटेशियम नाइट्राइट है, उसके अंदर मैंने ओजोन को डाल दिया, तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये क्या कर रहा है, नाइट्राइट को इसने नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। फिर पोटेशियम आयोडाइड को मॉइस्ट पोटेशियम आयोडाइड, मॉइस्ट के अंदर, तो जब हम ओजोन को डालेंगे तो ये क्या करेगा, आयोडाइड से आयोडीन बना लेगा। ठीक है, फिर KOH आएगा और ऑक्सीजन आएगा। ये जो रिएक्शन है, इट इज यूज्ड टू quantitatively estimation of ozone। इसमें क्या किया कि जो आप आयोडाइड के साथ इसे बोरेट करते हो, फिर जो आपके पास पोटेशियम आयोडाइड के साथ किया, तो पोटेशियम आयोडाइड को बोरेट बफर के साथ करेंगे, फिर जो आपके पास आयोडीन आएगा उसको हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करते हैं, इसके साथ Na2H2O3 के साथ जब टाइट्रेट करेंगे तो ये इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन होता है। ठीक है, फिर ये एसिडिफाइड फेरस सल्फेट को किसमें कर देगा, फेरिक सल्फेट में कर देगा। तो एसिडिफाइड मतलब एसिड डाल रखा है, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट के अंदर हमने ओजोन डाली, ओजोन डाली बच्चे, तो क्या होगा, फेरस का तो फेरिक हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई, Fe2SO4 प्लस वाटर आएगा प्लस ऑक्सीजन आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या था, कंपाउंड्स को लेकर था। ऐसे ही हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरिसाइनाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, अब फेरोसाइनाइड क्या होगा, K4FeCl6। इसके अंदर हमने क्या किया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर हमने मॉइस्ट ओजोन डाल दी, तो ये क्या बनाएगा, तो देखिए क्या किया, फेरोसाइनाइड को इसने फेरिसाइनाइड में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, फेरोसाइनाइड को फेरिसाइनाइड में। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स को लेके हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन हमने कंपाउंड का देखा, ऐसे ही हम किसका देख सकते हैं, हम मेटल्स का भी देख सकते हैं, नॉन मेटल्स का भी देख सकते हैं, और मेटलाइड का भी देख सकते हैं। राइट, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो डी ब्लॉक में भी काम आता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है जी, उसकी प्रिपरेशन में काम आता है पोटेशियम परमैंगनेट में। तो पोटेशियम परमैंगनेट में अगर हमें प्रिपेयर करना है तो उसमें भी हम ओजोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, हम पोटेशियम मैंगनेट लेंगे A2MnO, तो उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, ओजोन, मॉइस्ट ओजोन है, तो K2MnO4 जो है ये क्या करेगा, K2MnO4 will change it into KMnO4, पोटेशियम मैंगनेट बन जाएगा, जो पोटेशियम परमैंगनेट KOH आ जाएगा, और ये बेटा डी ब्लॉक में भी काम आएगा रिएक्शन। ठीक है, सो ये हमारे पास कंपाउंड्स की हमने देखी।
अब हम देख लेते हैं जो हमारे ऑक्सीडेशन करते हैं मेटल्स का, ठीक है, या फिर जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, मेटलाइट्स हैं। तो देखिए जैसे हमने नाइट्रिक एसिड में पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नॉन मेटल को रिस्पेक्टिव एसिड में कर देगा, राइट। और मॉइस्ट, तो पहले ऑक्सीडेशन किसका देखेंगे, नॉन मेटल का। अब नॉन मेटल का देखेंगे तो जैसे कि सल्फर के अंदर मैंने मॉइस्ट सल्फर के अंदर, मॉइस्ट सल्फर है तो सल्फर और वाटर, उसके अंदर ओजोन डाल दी, तो देखिए ज्यादा मॉइस्ट ओजोन के साथ कर रहे हैं तो ये क्या देगा, सल्फ्यूरिक एसिड देगा प्लस ऑक्सीजन दे देगा, क्या देगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे। अब ऐसे ही अगर मैं फास्फोरस में डाल दूं मॉइस्ट फास्फोरस के अंदर, तो फास्फोरिक एसिड बना लेगा प्लस O2 दे देगा। अगर मैं ऐसे ही आयोडीन में डाल दूं तो मॉइस्ट आयोडीन के अंदर भी क्या करेगा, इट विल गिव आयोडिक एसिड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे ही ये नॉन मेटल के साथ कर रहा है, तो जनरल आपके पास क्या है कि आपके पास रिएक्शन क्या है, नॉन मेटल हो या मेटलॉइड। जनरल रिएक्शन क्या है, नॉन मेटल अब्लिक मेटलॉइड react with water and ozone to form respective acid plus O2। ठीक है, अब मान के चलो मेटलॉइड में किसको ले लेता हूं, एंटीमनी को ले लेता हूं, राइट, या आर्सेनिक को ले लेता हूं। सपोज मैं आर्सेनिक ले लेता हूं, आर्सेनिक के अंदर मैंने वाटर डाला और ओजोन, तो आर्सेनिक बना लेगा, आर्सेनिक एसिड बनाएगा H3AsO4। आर्सेनाइड होता है AsO4 3 नेगेटिव, राइट, प्लस O2 दे देगा। ठीक है बच्चे, ये तो हमारे पास किसका हो गया, नॉन मेटल्स का और मेटलॉइड्स का। अब देखा जाए तो मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं उनके साथ भी ये क्या कर जाता है, रिएक्ट करता है। अब मेटल ऑक्साइड के साथ करेगा तो मेटल ऑक्साइड के अंदर से क्या करेगा, मेटल को बाहर निकालेगा कि नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास हम जब जो हमारे पास मेटल है, मेटल के साथ जब मेटल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन मेटल था, मेटल की मेटलॉइड का, अब मेटल का देखेंगे तो मेटल की ऑक्सीडेशन कर देगा ओजोन, मेटल ऑक्साइड बना लेगा प्लस ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, तो अगर हम मेटल की देखें, मेटल प्लस ओजोन गिव मेटल ऑक्साइड प्लस O2। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास मरकरी है, मरकरी को मैं ओजोन के साथ करूं तो वो मरकरी ऑक्साइड बनाएगा प्लस O2 देगा। ठीक है, क्या बना लेगा, मरकरी ऑक्साइड। और जो मरकरी ऑक्साइड बनाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, हमारे पास मरकरी ऑक्साइड बनेगी तो क्या होगा, मरकरी जो है अपना मिनिस्कस लूज कर देगा। ठीक है, मरकरी विल लूज इट्स मिनिस्कस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी, क्या कहते हैं, टेलिंग ऑफ मरकरी। ठीक है, अब इसके वापस अगर हमने टेलिंग ऑफ मरकरी होगी तो क्या होगा, वो ग्लास के सरफेस को चिपकना चालू हो जाएगा। इसको मरकरी चिपकता नहीं है तो वो ग्लास के सरफेस को चिपकना चालू हो जाएगा। अब इसको दूर करना है तो क्या करेंगे, सब पानी डाल दो, अगर दो पानी डाल दो। ठीक है, ऐसे ही हम इसके साथ कर सकते हैं, लेड के साथ भी कर सकते हैं, तो लेड ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है बच्चे, फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया मेटल का। अब देखा जाए तो हमने अब तक जितने रिएक्शन देखे सबके अंदर ऑक्सीजन ऐसा बाई प्रोडक्ट निकल रहा था, बट कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसके अंदर एज अ बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है ऑक्सीजन, वो कंप्लीटली ओजोन जो है कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है। जैसे कि SO2 के अंदर अगर हम ओजोन को डालेंगे तो वो SO3 बना देगा डायरेक्ट। सल्फर डाइऑक्साइड में हमने ओजोन को डाल दिया तो वो SO3 बनाएगा, इसके अंदर कोई भी हमारे पास ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, ओके, ये एक एक्सेप्शन रिएक्शन है, इसके अंदर हमारे पास कोई वो नहीं निकलता है। ऐसे ही अगर हम टिन क्लोराइड है,
और क्या करते हैं हम इसके अंदर HCl और ओजोन को डाल देते हैं, तो ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म SnCl4 प्लस H2। यहाँ पे भी देखिए कि हमारे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है बच्चे, फिर ये ओजोनाइड भी बना देता है। ओजोनाइड 11th स्टैंडर्ड में आपने अल्केन्स अल्कीन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा था, अल्कीन और अल्काइन की प्रॉपर्टीज में आता है ये। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अगर अल्कीन है सपोज C2H4 और इसमें जब हम ओजोन डालेंगे तो ये ओजोनाइड बनाएगा। ओजोन हमेशा कहां जुड़ेगी, जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहीं पर वो अटैच करेगी। अब इसके अंदर क्या बन जाता है, देखिए स्ट्रक्चर, तो पूरा का पूरा ओजोन जो है वो आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखो, हट है आधी पूरी नहीं, इसके छत बीच में जो लेंटर नहीं गिरा इसका। ठीक है बच्चे, तो ये ओजोनाइड बना लेता है। और आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रिएक्शन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, या अगर उसको ऑर्गेनिक डस्ट से कर देते हैं तो ये क्या है, एल्डिहाइड बना लेता है। राइट, फिर अगर आपके पास अल्काइन होता जैसे कि इथाइन है, ये ऊपर हमारे पास क्या था, इथीन, ये क्या है, इथाइन। इथाइन के अंदर हमने ओजोन डाली, ओजोन डाली तो क्या होगा, ओजोन डाली तो जो हमारे पास ओजोन है वो कहां पर जुड़ेगी, जहां ट्रिपल बॉन्ड है। राइट, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 ही होती है, 3 आ गए, यहाँ पर एक H आ जाएगा और यहाँ पर एक H आ जाएगा, ये भी ओजोनाइड है। सो इट रिएक्ट विद अल्कीन एंड अल्काइन टू फॉर्म ओजोनाइड्स। ठीक है, अब ये रिड्यूसिंग एक्शन का भी काम करता है। क्या करता है, रिड्यूसिंग एक्शन का भी काम करता है। जैसे कि हमने अभी ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में देखा था कि बेरियम परऑक्साइड जो है इसके अंदर अगर मैं ओजोन को डालूं तो वो बेरियम ऑक्साइड प्लस क्या देता है, ऑक्सीजन। तो यहां पर ये इसका रिड्यूसिंग एक्शन को बता रहा है। क्या कर रहा है, इट इज टेलिंग द रिड्यूसिंग एक्शन। सिमिलरली मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड में डाल दूं तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनके रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिख ले ये वाला भी, तो इसमें हमें वाटर दे देगा, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, नोट डाउन कर लो इसे। तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो है सल्फर, सल्फर के एटम कौन से हैं, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, प्रिपरेशन कैसे है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है बच्चे, सो सबसे पहले सल्फर जो होता है, सल्फर हमारे पास 2 किस्म का होता है, एक रोम्बिक सल्फर होता है और एक मोनोक्लिनिक सल्फर होता है। इसको हम अल्फा भी कह देते हैं और इसको हम बीटा भी कह देते हैं। तो अल्फा सल्फर, अल्फा रोम्बिक सल्फर जो है ये कैसे बनता है, जो आपके पास कार्बन सल्फर रोल है, क्या है, सल्फर रोल, उसको कार्बन डाइसल्फाइड के साथ चाइना डिश में इवेपोरेट कर देते हैं। अब जब इवेपोरेट कर देते हैं तो उस टाइम जो बनता है वो होता है रोम्बिक सल्फर। और जब आपके पास रोम्बिक सल्फर को आप चाइना डिश में मेल्ट करेंगे, क्या, मेल्टिंग ऑफ रोम्बिक सल्फर इन चाइना डिश। अब चाइना डिश में करेंगे तो इसमें कब तक, जब तक इसका क्रस्ट फॉर्मेशन नहीं होता, क्रस्ट नीचे बैठ जाता है। अब क्रस्ट आ गया, उस क्रस्ट के अंदर क्या करेंगे, 2 होल कर देंगे। अब क्रस्ट के अंदर 2 होल कर दिए, उसमें से लिक्विड बाहर निकल जाएगा।
अब लिक्विड बाहर निकल जाएगा तो उसमें निडल शेप जो आ जाएगी, निडल शेप, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों ही कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं। इट इज soluble in CH2, ये भी CH2 में soluble होता है, CH2 soluble, ठीक है, insoluble in water, insoluble in water, पानी में नहीं घुलते दोनों के दोनों, ठीक है जी। और ये जो होता है हमारे पास ब्राइट कलर का होता है, और ये हमारे पास जो होता है डल अपीयरेंस होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक जो है 369 केल्विन से ऊपर स्टेबल है, स्टेबल, ठीक है। तो 369 इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं इसे, क्यों, इसके नीचे जाते ही मोनोक्लिनिक जो है वो किसमें, रोम्बिक में बदल जाएगा, ठीक है। ओके बच्चे, अब मोनोक्लिनिक और रोम्बिक दोनों के अंदर फर्क क्या है, दोनों S8 ही है, ठीक है जी। अब इसमें सिर्फ रिंग की पोजीशन का फर्क है कि अरेंजमेंट कैसी है। तो देखिए रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर में क्या फर्क आता है। तो ये S8 जो होती है हमारे पास, वैसे अगर आप देखा तो S6 से S20 तक हो सकते हैं सल्फर में, S6 से S20 तक के रिंग बना सकते हैं। अब जैसे रोम्बिक सल्फर है तो ये S8 से आता है। अब S8 में इसमें कौन सी शेप होती है, उसे हम कहते हैं क्राउन शेप। क्या कहते हैं, क्राउन शेप। इस तरीके से होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्राउन शेप, जैसे मुकुट होता है उस तरह का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास रोम्बिक है। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, सिर्फ इसका उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, वो मोनोक्लिनिक में जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास S6 का होता है, उसको हम व्हील चेयर शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हील चेयर शेप। अब व्हील चेयर शेप है तो उसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रक्चर आता है 1 2 3 4 5 6 S6 साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं। ये ऐसे ही चेन बनाते रहते हैं हमारे पास जो सल्फर में होते हैं, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन ये देते हैं, पूछ लेते हैं, जैसे हमारी ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होती है, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, ऐसे ही S2 इज, पूछ लेते हैं कौन है इसमें, इस ग्रुप में जो पैरामैग्नेटिक होता है, S2 इज आल्सो पैरामैग्नेटिक इन वेपर फॉर्म, ठीक है जी। लगभग 1000 केल्विन के ऊपर S2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक में आता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास हो गया सल्फर। अब सल्फर के कंपाउंड देखे जाए हम तो सल्फर डाइऑक्साइड आता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है ये देखते हैं, फिर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, ठीक है जी। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने बनाया था इसका पहले, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड इधर हो जाएगा, ठीक है। तो SO2 जो है ये कैसी गैस है, इट इज अ एसिडिक गैस, ठीक है जी। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, अब प्रिपरेशन करनी है तो पहला एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड अब्लिक मेटल बाइसल्फाइड। एसिड को मेटल सल्फाइड या मेटल बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करोगे
तो वो सॉल्ट, वाटर और SO2 देता है। जैसे कि मैं HCl ले लेता हूं, राइट। HCl के अंदर मैंने सोडियम सल्फाइड डाल दिया, तो क्या देगा? सोडियम की क्लोराइड दे देगा, वाटर दे देगा और SO2 दे देगा। ठीक है। दूसरा, अगर मैं रोस्टिंग कर दूं, रोस्टिंग क्या कर दूं? रोस्टिंग। जैसे जिंक सल्फाइड प्लस क्या कर देते हैं हम? O2, तो वो जिंक ऑक्साइड और SO2 दे देगा। रोस्टिंग में क्या होता है? मेटल सल्फाइड्स को O2 के साथ करते हैं, मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आ जाते हैं। ठीक है। फिर आयरन बाराइड की जैसे FeS2 O2 के साथ करेंगे, फेरिक ऑक्साइड आएगी और सल्फर डाइऑक्साइड आएगी। ठीक है बच्चे। फिर सल्फर की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर सकते हैं हम, तो भी हम सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है बच्चे। सल्फर की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से भी हम सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं। तो या तो हमने मेटल सल्फाइड के साथ कर दिया, या हमने क्या किया? मेटल सल्फाइड के साथ कर दी उसकी रोस्टिंग, या फिर हमने क्या किया? सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कर दिया, उससे भी आ गया। या फिर मेटल रिएक्ट में कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, तो वो क्या देता है? सॉल्ट देगा, वाटर देगा और SO2 देगा। जैसे कि कॉपर को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर कर दूं मैं, तो क्या दे देगा? कॉपर सल्फेट देगा, वाटर देगा और सल्फर डाइऑक्साइड देगा। ठीक है बच्चे। सो दीज आर द मेथड्स टू प्रिपेयर द सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कैसी गैस है? इट इज अ कलरलेस गैस। इट इज अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट odor। ठीक है। इट इज अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट odor। इरिटेटिंग सी स्मेल होती है। कलरलेस, ठीक है जी, एसिडिक विद अ पंजेंट odor। ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिडिक गैस है। एसिडिक गैस है, तो इसका मतलब क्या है? अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था, ऑक्साइड्स के अंदर जब कंबाइन करता है तो वो क्या? सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो रिस्पेक्टिव एसिड बना लेगा। इट विल फॉर्म H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। ठीक है बच्चे। तो ये सल्फ्यूरस एसिड जो हमारे पास बन गया, ये इसके एसिडिक नेचर को क्या करता है? जस्टिफाई करता है। फिर अगर मैं बेस के साथ ट्रीट करता हूं, भाई नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक एसिड होते हैं, अब मैं किसी बेस पे बात करता हूं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को मैं NaOH में डाल देता हूं, ये एसिडिक है, ये बेस है, तो एसिड और बेस क्या देते हैं? सॉल्ट और वाटर। तो Na2SO3 प्लस H2O। ठीक है बच्चे। सो ये बन जाता है। फिर अगर मैं लाइम वाटर डाल देता हूं, लाइम वाटर क्या? स्नेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालता हूं, तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फाइड और वाटर। ठीक है जी। सिंपल सा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड को अल्कली के साथ करेंगे तो वो हमें क्या देगा? सॉल्ट और वाटर देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर मैं एक्सेस में SO2 पास करूं, यहां पर ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हुआ बच्चे? क्योंकि कैल्शियम सल्फाइड बन गया। अगर मैं एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास कर दूं, तो ये कैल्शियम बाइसल्फाइड बना देगा। ठीक है जी। और मिल्कीनेस जो होती है वो खत्म हो जाएगी। मिल्कीनेस डिसअपीयर। ठीक है बच्चे। ओके। फिर
ये हमारे पास क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी हमने इसकी जस्टिफाई कर ली। लाइम वाटर को कैसा कर दिया इसने, मिल्की कर दिया, और क्या है, सॉल्ट और वाटर बना देता है। अब हम देख लेते हैं इसकी रिड्यूसिंग एक्शन। याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। moist sulfur dioxide, being specific, moist sulfur dioxide is a good reducing agent, और हल्का फुल्का ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। मैंने बताया था, क्योंकि SO2 इन बिटवीन है, इसके ऑक्सीडेशन में प्लस फोर बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर देता है, बट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, बहुत ही हल्का। ठीक है, तो अब ये रिड्यूसिंग एक्शन सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये मॉइस्ट क्यों करती है। देखिए, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड जो है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर हमने पानी डाला, अब सल्फर डाइऑक्साइड में हमने पानी डाला तो ये क्या करेगा, H2SO4 बना देगा प्लस नेसेंट हाइड्रोजन देगा, और ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या कराती है, इसका रिड्यूसिंग एक्शन के लिए रिस्पांसिबल होती है, इसके लिए रिड्यूसिंग एक्शन। ठीक है बच्चे, अब जैसे कि हम इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हमारे पास क्या है, हैलोजन्स, तो ये हैलोजन्स को हैलोजन एसिड में कन्वर्ट कर देगा, क्या कर देगा, ठीक है जी, इट कन्वर्ट हैलोजन टू हैलोजन एसिड्स। अब देखिए कैसे, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या किया, क्लोरीन डाल दी। अब क्लोरीन डाल दी तो ये H2SO4 आ गया इसके साथ, और ये क्या बना देगा, HCl। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड का रिड्यूसिंग एक्शन बता रहा है, और इसको हम अगले जब क्लोरीन में पढ़ेंगे तो ये क्लोरीन का क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, मॉइस्ट क्लोरीन। ये ऐसे लेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा क्लोरीन, और अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ इसको देखेंगे तो ये क्या है, इट इज रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चे, फिर ये पोटेशियम परमैंगनेट को कलरलेस कर देता है, क्या कर देता है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट देखिए हमारे पास क्या है, KMnO4, इट टर्न्स कलरलेस। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड डाल दी। अब मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड डाल दी तो ये क्या बनाएगा, पोटेशियम का सल्फेट बनाएगा, मैंगनीज का सल्फेट बनाएगा, ठीक है जी, और H2SO4 बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, पोटेशियम का सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट एंड H2SO4, और ये जो होता है ये कलरलेस होता है। ठीक है बच्चे, फिर ये क्या करेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो एसिडिफाइड है उसको ऑरेंज से ग्रीन कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल आता है सल्फ्यूरिक एसिड के। इट टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू ग्रीन। तो ये कैसा होता है, हमारे पास ऑरेंज होता है, ऑरेंज से ग्रीन होता है। अब ये देखिए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2। ठीक है जी, तो अब यहां पर ये दो सॉल्ट बना लेगा, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट ये हमारे पास ऑरेंज था और ये हमारे पास ग्रीन है। सो दिस आल्सो जस्टिफाई द रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर ये फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देगा, क्या, फेरिक सॉल्ट्स को इसमें फेरस में कन्वर्ट कर देगा। अब ये देखिए फेरस को फेरिक में कैसे करेगा, सपोज मेरे पास फेरिक सल्फेट है Fe2SO4 थ्राइस, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड है,
क्या करेगा, फेरिक को फेरस में कर देगा और क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एक्शन रिडक्शन कराएगा, फेरिक को फेरस में कर दिया, फेरिक को फेरस में कर दिया। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रिड्यूसिंग एक्शन हो गया। अब ये हल्का फुल्का ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट मतलब क्या है कि ये कलर्ड मैटर को कलरलेस कर देता है। क्यों, वो नेचुरल हाइड्रोजन जो देता है उसकी वजह से। ठीक है, ओके बच्चे। अब मैंने बताया हल्का फुल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट वही होता है जो ये हल्का फुल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो काम कर रहा है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी मेटल ऑक्साइड्स है उनकी फॉर्मेशन में काम आ जाता है। जैसे कि हम ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखते हैं इसका, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो जैसे कि आयरन के अंदर अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड डाल दूं तो ये क्या करेगा, आयरन की ऑक्साइड बना देगा प्लस सल्फर बाहर आ जाएगा। किसके साथ फॉर्म में, आयरन सल्फाइड की। ठीक है, सो FeO प्लस FeS। तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चे, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। फिर अगर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड पास कर दूं तो वो क्या करेगा, वाटर और सल्फर बना लेगा। ये भी क्या है, इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है। क्या है, ठीक है बच्चे। तो याद रखना, मेटल को सल्फर डाइऑक्साइड में करेंगे तो मेटल ऑक्साइड, मेटल को अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फाइड बन जाती है। ठीक है बच्चे। ऐसे ही अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड डाल दूं, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर मैं सल्फर डाइऑक्साइड डाल दूं, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करवाएगा बच्चे, रिडक्शन करवाएगा। रिडक्शन करवाएगा तो ये क्या दे देगा, इट विल गिव CO2 प्लस सल्फर, दे देगा CO2 प्लस सल्फर। ठीक है बच्चे। सो ये हमारे पास क्या है, कुछ रिड्यूसिंग एक्शन और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन थे। ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग, इससे पहले हमने क्या देखे, रिड्यूसिंग एक्शन देखे। ठीक है बच्चे। सो these are the properties of our किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एंड रिड्यूसिंग एक्शन। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो है कुछ एडिशन रिएक्शंस को भी फॉलो करता है, और एडिशन को करता है वो हमने देखा है ऑलरेडी, कांटेक्ट प्रोसेस में बताया था मैंने आपको। एडिशन में जैसे कि SO2 के अंदर O2 डाल देते हैं और वो SO3 बना लेता है V2O5 की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है बच्चे। फिर अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर खाली क्लोरीन डाल तो वो SO2Cl2 बना लेगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है बच्चे, क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब ये तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, सल्फर डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ऑक्सो एसिड्स देखेंगे हमारे इसके सल्फर के, जो कि इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड की हमने एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसका, सल्फ्यूरिक एसिड की, क्योंकि इसमें प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा कुछ ऑक्सो एसिड्स है हमारे पास सल्फर के, उनके स्ट्रक्चर वगैरह है वो देखेंगे। तो बच्चों अब हमारे पास जो है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, तो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में हमारे पास काफी सारे एसिड्स हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, जैसे कि पहला सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अब H2SO3 जो है सल्फ्यूरस, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +4 होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, सल्फर आएगा, देन एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड,
ये बचे H2SO3, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है हमारे पास सल्फर। इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है बच्चे, सल्फ्यूरस हो गया और ये सल्फ्यूरिक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो आता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, क्या है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, that is H2S2O3, H2S2O3, इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब हमारे पास इसमें थायो है तो सल्फर सल्फर की लिंकिंग होगी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका। सिंपल सा है कि सल्फर और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आएगा एक फिक्स, और उसके हिसाब से बाकी हम H को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास क्या था, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमारे पास आता है सल्फ्यूरस एसिड के बाद हमारे पास आता है कैरो एसिड। कैरो एसिड के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं कैरो एसिड, या इसको हम कहते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, H2SO5। अब H2SO5 है, इसमें भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो क्या होगी, +6। अब इसमें कैसे आएगा देखिए, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, फिर हमारे पास एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, और यहाँ पर हमारे पास OH, ये पता है। ये हमारे पास कैरो एसिड या परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये होता है। इसके बाद हमारे पास आता है डाइथैनिक एसिड। क्या बच्चे, डाइथैनिक एसिड। अब डाइथैनिक में हमारे पास क्या होगा, सल्फर और सल्फर की लिंकिंग होती है, किसकी लिंकिंग होती है, डाइथैनिक में भी हमारे पास सल्फर और सल्फर की लिंकिंग होती है। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, दैट इज H2S2O6। ठीक है, अब H2S2O6 है तो सल्फर सल्फर की एक लिंकिंग हो गई, फिर हमारे पास सल्फर ऑक्सीजन की लिंकिंग हो जाती है, ये हमारे पास डाइथैनिक एसिड है, इसमें भी हमारे पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है, +6। इसके बाद हमारे पास जो आता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2S2O7, इसको हम क्या कहते हैं, तुल्यम के नाम से भी जानते हैं। अब तो हमारे पास H2S2O7 है, इसमें हमारे पास क्या आएगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
तो हमारे पास देखिए H2SO7 के अंदर हमारे पास लिंकिंग जो आएगी, दो तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, राइट, और दो हमारे पास बचपन है। ये हमारे पास इसमें भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है H2SO7। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्शल एसिड। क्या? मार्शल एसिड। अब मार्शल एसिड जो होता है दैट इज H2S2O8। H2S2O8, इसको हम मार्शल एसिड भी कहते हैं, या फिर इसको हम पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। जैसा हमारे पास स्ट्रक्चर H2S2O7 का था, सेम ऐसा ही होता है, बट इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया है, तो वहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बन जाएगा। सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, देन सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपके पास OH। तो देख लीजिए, दैट इज H2S2 और O8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें भी हमारे पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, सल्फर। ठीक है बच्चे, सो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स आपको पेपर में पूछे जाते हैं। पक्का क्वेश्चन 2 नंबर का आता ही है, जितने भी हमारे 4 ग्रुप है, चारों में से ऑक्सो एसिड्स के ऊपर, और एक हमारा जिनोन के कंपाउंड है उसके ऊपर आता है। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।